नंबर 57, रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 19। ओके, मैं एक बात आप लोग को ये बता दूं कि कल की छुट्टी मैंने जो है वो अनाउंस करी है, पर 26 जनवरी की आपकी छुट्टी नहीं है। ट्यूसडे को बात करेंगे, ट्यूसडे कल की तो छुट्टी है। पेज नंबर 50, लिसन प्लीज, पेज नंबर 57, रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 19। कैलकुलेट, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कैलकुलेट बिफोर टैक्स WACC ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। एक बार फिर से पढ़िएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बिफोर टैक्स WACC। आपने WACC के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, पर हमेशा उसमें कैलकुलेशन आफ्टर टैक्स होती थी। ये कैलकुलेशन बिफोर टैक्स है, ठीक है ना। क्वेश्चन में पहले शेयर होल्डर्स फंड्स की डिटेल्स गिवन है, फिर बोरोड फंड्स की डिटेल्स गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। इक्विटी डिविडेंड 15%, प्रेफरेंस डिविडेंड 12%, इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड लोन 16.25%, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन इज 20%, टैक्स रेट इज 40%। बाकी सारी बातें ठीक हैं, पर क्वेश्चन कहता है बिफोर टैक्स WACC। हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ बिफोर टैक्स WACC, कंप्यूटेशन ऑफ बिफोर टैक्स WACC। अच्छा, क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू तो है ही नहीं, तो फिर हमें बुक वैल्यू वेट ही लेना पड़ेगा। हाँ जी, वही कॉलम्स हैं, बस आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं बिफोर टैक्स। सोर्स में पहले क्या लिखा जाए? इक्विटी कैपिटल। उसके बाद क्या लिखा जाए? प्रेफरेंस कैपिटल। फिर क्या लिखा जाए? रिजर्व्स। रिजर्व्स के बाद क्या लिखा जाए? सिक्योर्ड लोन। और लास्ट में क्या लिखा जाए? अनसिक्योर्ड लोन। हां, बताइएगा इक्विटी कैपिटल का अमाउंट कितना गिवन है? फिर से बताइए। 5 लाख। प्रेफरेंस कैपिटल का अमाउंट कितना गिवन? 1 लाख। ओके। रिजर्व्स का अमाउंट कितना गिवन? 3 लाख। सिक्योर्ड लोन 8 लाख। अनसिक्योर्ड लोन 7 लाख। कैपिटल का टोटल 24 लाख। ओके, ये कैलकुलेशन तो हमारे लिए काफी सिंपल है। आइए वेट्स असाइन करें। 5/24, 1/24, 3/24, 8/24 और लास्ट में 7/24। ओके, वेट्स हमने बड़ी आसानी से बता दिए।
अब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो भी टैक्स से पहले। क्वेश्चन पहले सिक्योर्ड लोन के बारे में बात करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिक्योर्ड लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.25%। तो आप लिखिएगा 16.25%। यस, आपने लिखा 16.25%। आप इसे 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आपसे आफ्टर टैक्स कॉस्ट कोई नहीं पूछ रहा है, हम आपसे पूछ रहे हैं बिफोर टैक्स, तो इसको आफ्टर टैक्स करने की गलती ना करें। अच्छा, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन का बताएं 20%, ये बिफोर टैक्स है ना। चले, डेब्ट की कॉस्ट हमने आसानी से कैलकुलेट करी, वो जो बिफोर टैक्स था हमने वही लिखा, हमने उसे आफ्टर टैक्स करने की गलती नहीं करी। यस, अब बात को आगे बढ़ाएं। अब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो हम इक्विटी में भी लिखेंगे और रिजर्व्स में भी लिखेंगे। तो आप इसका फार्मूला लिखेगा इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। आप क्वेश्चन पढ़ें और मुझे इक्विटी डिविडेंड का रेट बताएं कितना है। 15%। अच्छा, टैक्स का रेट बताएं 40%। %25। हाँ जी, एक बात बताइए, क्या डिविडेंड आफ्टर टैक्स इनकम में से दिया जाता है? ओके, मैंने आफ्टर टैक्स इनकम में से, लिसन, मैं आफ्टर टैक्स इनकम में से 15% डिविडेंड देना है। तो बताइए मैं टैक्स से पहले कितना कमाऊं? मैं 40% टैक्स से पहले कमाऊं कि 40% टैक्स के बाद मैं 15% डिविडेंड दे सकूं? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 25 रुपए टैक्स से पहले कमाता हूं तो टैक्स के बाद तो 15 रुपए ही बचते हैं ना, अगर 40% टैक्स निकल जाए तो अगर कोई बर्डन टैक्स के बाद है 15%, तो वो बर्डन टैक्स से पहले है 25%। अब आप लिखिएगा केपी, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना है 12%, पर प्रेफरेंस डिविडेंड देना होता है टैक्स के बाद। तो बिफोर टैक्स कितना हो गया? 20%। क्या ये कैलकुलेशन सही है? ये आप यहां पर लिखिएगा। बताइए बिफोर टैक्स WACC बताइए। 20.42%। हाँ, तो आपको अगर सरवाइव करना है तो आपको कम से कम कमाना होगा 20.42 बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स आंसर नहीं है ये बिफोर टैक्स वाला आंसर है। क्या ये बात सही? चलिए, अब आप मेन क्वेश्चंस में वापस आइए। मेन क्वेश्चंस में आप वापस आइए, पेज नंबर 41 पर आइए। तो एक बार फिर से जो क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7, क्या आप सारे क्वेश्चन कर चुके हैं?
ओके, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 आप सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर मैं बचे हुए क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, 16, 19, 20, 20 के बाद 23, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29। ओके, 29 बचा हुआ अभी। 29 के बाद 31, 32 एंड 35। ठीक है। ओके, पेज नंबर 47, पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 29। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए अगर बचा तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज ऑन पेज नंबर 47। हाँ जी। सचिन एंटरप्राइजेज लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम इट्स अकाउंट्स एज ऑन 31st March 2002. कैपिटल एंड रिजर्व, डेप्ट, ICBI लोन, ACD लोन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिस्क फ्री रिटर्न 10%, प्रीमियम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्केट इज 5%, बीटा इज 1.28. नंबर 1, वर्कआउट weighted average cost of capital in percentage terms. Number 2, if beta is reduced to 1.18 in future, what will be the impact on WACs? इस क्वेश्चन के आंसर में पहला काम ये करिएगा, आप लिखिएगा टैक्स रेट इज इक्वल टू, पहला काम लिखिएगा टैक्स रेट। क्वेश्चन कहते हैं जी हमें 45 लाख का टैक्स देना पड़ता है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें 45 लाख का टैक्स देना पड़ता है। ये भी क्वेश्चन में लिखा है कि टैक्स से पहले हमारी इनकम है 1,80 लाख रुपए। अगर हमें 1,80 लाख में से 45 लाख का टैक्स देना पड़ता है तो टैक्स का रेट .25 और वी कैन से 25%। चलिए आपने टैक्स का रेट कैलकुलेट कर लिया है। अच्छा, WACC कैलकुलेट करना है तो पहले इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर ले। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ICBI लोन, ओके, रेट गिवन टू अस इज 12% बिफोर टैक्स, टैक्स रेट इज 25%, सो आफ्टर टैक्स इज 9%। अब आप लिखिएगा KD ACD लोन 13.5%, वन माइनस टैक्स रेट कितना आ गया, फिर से बोलिए। 10.125। हाँ जी, यहां तक ठीक है। दोनों कॉस्ट ऑफ डेट की कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली है। अब आप इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो CAPM के हिसाब से। अच्छा, रिस्क फ्री रिटर्न क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10%। बीटा कितना दे रखा है,
1.28 और 5% क्या है? प्रीमियम, यानी RM माइनस RF के ये बताएं 16.4%। हमें क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का आंसर देना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ WACC, और मार्केट वैल्यू तो है नहीं क्वेश्चन में। चलिए ये कॉलम्स आप बनाइएगा, सोर्स, बुक वैल्यू, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड WACC। हाँ जी, इक्विटी कैपिटल, ICBI लोन, ACD लोन। इक्विटी कैपिटल को क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? कैपिटल एंड रिजर्व, एक ही बात है, एक ही बात है। 1,50,00,000 रुपए। ICBI लोन कितना है? 1 करोड़ रुपए। और ACD लोन 2,50,00,000 रुपए। तो टोटल कैपिटल कितना लिखा जाए? 5 करोड़ रुपए। इक्विटी कैपिटल का वेट हो गया 3/10, 2/10, 5/10। इक्विटी की कॉस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 16.4%। ICBI लोन 9%, ACD लोन 10.125%, 11.78%। चलिए आपने WACC कैलकुलेट किया 11.78%। ये कैलकुलेशन अब हमारे लिए काफी सिंपल है। क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। अब आप इस क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट की तरफ आइए। क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट की तरफ आइए। वो कहते हैं अगर बीटा को 1.18 कर दिया जाए तो WACC पर क्या असर पड़ेगा? आप लिखिएगा, इफ बीटा बिकम्स 1.18, if beta becomes 1.18, the revised WACC is computed below. If beta becomes 1.18, the revised WACC is computed below. तो आप यही कॉलम्स एक बार दोबारा से बनाइए, यही कॉलम्स आप एक बार दोबारा से बनाइए। और ये सारी बातें फिर से लिखे, इक्विटी कैपिटल, ICBI लोन, ACD लोन, ये सारी बातें फिर से लिखे। इक्विटी कैपिटल आपको लिखना है 1.5 करोड़, ICBI लोन आपको लिखना है 1 करोड़, ACD लोन आपको लिखना है 2.5 करोड़। एज इट इज वही लिखें जो आपने पहले भी लिखा था। कैपिटल का टोटल हो गया 5 करोड़, वेट हो गया 3/10, 2/10, 5/10। कॉस्ट भी इक्विटी कैपिटल को छोड़कर वही है,
आईसीबीआई लोन की कॉस्ट वही है 9%, एसीडी लोन की कॉस्ट वही है 10.125%। सिर्फ इक्विटी की कॉस्ट है जो आपको नए सिरे से कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि अगर बीटा में चेंज हुआ है तो सिर्फ इक्विटी की कॉस्ट को ही चेंज कर सकता है, बाकी तो और कोई कॉस्ट चेंज हो नहीं सकती। आरएफ तो वही है जो कि पहले था 10%, बीटा है 1.18 और प्रीमियम है 5%। नई सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15.9%। नई सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15.9%। ये आप यहां पर लिखिएगा। ओके, नया WACC आपने बताया 11.63%। अच्छा, अभी आपने पुराना WACC कितना कैलकुलेट किया था? 11.78%। नया WACC है 11.63%। क्वेश्चन एग्जैक्टली आपसे क्या जानना चाहता है कि बताइए WACC पर क्या इंपैक्ट आएगा, तो आपको क्या लिखना चाहिए? इंपैक्ट ऑन WACC। ओके, पहले WACC था 11.78%, अब WACC है 11.63%। इंपैक्ट है 0.15%। ब्रैकेट्स में क्या लिखा जाए? डिक्रीज, और लिखा जाए फेवरेबल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कम हो जाना हमेशा से फेवरेबल ही कंसिडर किया गया है। ठीक बात है ना? प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 18%, रिस्क फ्री रिटर्न इज 12%। रिक्वायर्ड, नंबर 1, what return would be expected from an investment having beta factor of 0.8? ओके, आप लिखिएगा नंबर 1, रिटर्न ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू, चलिए लिखिए नंबर 1, रिटर्न ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू RF लिखेगा 12%, बीटा लिखेगा 0.8, मार्केट रिटर्न कितना है? 18%। क्या आंसर आ गया? %16.8। ओके, पॉइंट नंबर 2 की तरफ आइए। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि हम ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां से हम 20% कमा सकें। तो बताइए उस इन्वेस्टमेंट का बीटा फैक्टर क्या होना चाहिए? क्या ये सेकंड रिक्वायरमेंट है? तो एक बार फिर से लिखेगा, रिटर्न ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू
बार फिर से लिखिएगा। अब आप रिटर्न ऑब्टेन्ड लिखिएगा 20%, RF लिखिएगा 12%, बीटा आपको कैलकुलेट करना है 18% माइनस 12%। ओके, 1.33 आपने लिखा 1.33। अगर आप 20% रिटर्न चाहते हैं तो आपको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जिसका बीटा हो 1.33। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया हमारी तरफ से। पेज नंबर 46, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 24। पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 24। You are given the following information. You are given the following information. Investment, investment के नाम क्या है? Shares in A Limited, B Limited, C Limited and Government of India bonds. फिर क्या गिवन है? Initial price, dividend, year end market price, beta risk factor. Assuming that risk-free return is 14%, you are required to calculate number 1, expected rate of return on market portfolio. एक बार फिर से क्या पूछा गया आपसे? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। भाई ये क्या होता है? क्या क्वेश्चन आपसे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न पूछ रहा है? क्या क्वेश्चन आपसे RM पूछ रहा है? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। इससे बड़ी अजीब बात क्या हो सकती है कि आप हमसे मार्केट रिटर्न कैसे पूछ सकते हैं भाई? जैसे अगर मैं इंडियन इन्वेस्टमेंट मार्केट के बारे में बात करूं, अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करूं, आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं। अब आप ही बताइए, कोई अगर हमसे ये पूछे कि 1 करोड़ इन्वेस्टर हैं, बताओ ये ऑन एन एवरेज कितना परसेंटेज कमाते हैं? ये बात हम कैसे बता सकते हैं? क्या स्टूडेंट इतना कैपेबल है कि वो ये भी बता सके कि मार्केट में करोड़ों इन्वेस्टर ऑन एन एवरेज कितना परसेंटेज कमाते हैं? क्या ये कैलकुलेशन भी हमारे पर्व्यू में आती? आपने इतने सारे क्वेश्चन CA PM के पूछे हैं, आप हमेशा मार्केट रिटर्न खुद ही बता देते हैं, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते? क्वेश्चन कहता है अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तब आप इसे कैलकुलेट करो, है कि नहीं? इतनी देर से बोले जा रहे हो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप कैलकुलेट करके बताइए अगर बात खत्म हो गई हो तो। चलो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं? तो यूं समझ लीजिए जितने कॉलम्स क्वेश्चन में हैं वो कॉलम्स हमको भी बनाने पड़ेंगे। एक दो कॉलम ज्यादा ही बन गए। अच्छा, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो हमसे कैलकुलेशन पूछी गई है ये कैलकुलेशन अनरीजनेबल है। हालांकि हमसे पूछा गया है लेकिन हम ये तो कहेंगे ये अनरीजनेबल है।
हमारे से ये उम्मीद लगाना ही गलत बात है कि हम मार्केट रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। कोशिश करके देख रहे हैं और हमें नहीं पता कि हमारी कोशिश कितनी कामयाब होगी। देखिए, हमारी कोशिश एक एजम्पशन पर बेस्ड है और वो एजम्पशन ये है कि मनी मार्केट में, इन्वेस्टमेंट मार्केट में सिर्फ 4 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। एक ये है ए लिमिटेड का शेयर खरीद लो, दूसरी अपॉर्चुनिटी बी लिमिटेड का शेयर खरीद लो, तीसरी अपॉर्चुनिटी सी लिमिटेड का शेयर खरीद लो, चौथी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स। आप ही कह सकते हो जी, इंडियन इन्वेस्टमेंट मार्केट में तो कम से कम 4000 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तो होंगी। इतनी सारी तो बैंकों की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी सारी तो पोस्ट ऑफिस की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर कंपनियां भरी पड़ी, सिर्फ 4 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इस पर हम कहेंगे देखो फिर वही बात होगी ना, एक तो मैं कोशिश कर रहा हूं, फिर आप हमारी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हो। अरे अभी या फिर आप एक काम करो, फिर आप वो 4000 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट निकालो। अच्छा, फिर हम पहले ही कह चुके हैं कि जी ये हमारे बस की बात नहीं है, ये अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। और एक बात बताओ, हमारी बला से 4000 है या 4 लाख है या 4 करोड़ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर कंसेप्ट समझना है तो वो 4 से भी समझ में आ जाता है। तो आप हमारी मजबूरी समझिए, हम ये फॉर द टाइम बिंग मानकर चल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी में सिर्फ 4 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। बात को सिर्फ कहने और समझने के लिए। ए लिमिटेड के शेयर का इनिशियल प्राइस बताइए, 25 रुपए, बी लिमिटेड 35 रुपए, सी लिमिटेड 45 रुपए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स 1000 रुपए, कुल मिलाकर 1105 रुपए। जब ये साल शुरू हुआ तो हमें पता चला, कि पूरी इंडियन पॉपुलेशन की टोटल इन्वेस्टमेंट है 1105 रुपए या फिर 1105 करोड़ रुपए या फिर 1105 अरब रुपए। मेरे ख्याल से मैं बात को सही ढंग से कहने की कोशिश कर रहा हूं। टोटल इन्वेस्टमेंट है 1105 रुपए। सवाल ये उठता है, साल भर में इंडियन पब्लिक को मिला क्या मिला? ये इन्वेस्टमेंट करके क्या मिला? डिविडेंड मिला। कितना मिला? 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए और 140 रुपए। टोटल डिविडेंड कितना मिला? 146 रुपए। ओके, साल के आखिर में मार्केट प्राइस कितना है? 50, 60, 135 और 1005 रुपए, कुल मिलाकर 1250। शेयर 25 का 50 हो गया, शेयर 25 का 50 हो गया। कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया? 25 रुपए। शेयर 35 का 60 हो गया, कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया? 25 रुपए। 45 का 135 हो गया, 90 रुपए। 1000 का 1005 हो गया, 5 बढ़ गया। कितना कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया? 145 रुपए। फिर हमने शेयर होल्डर से पूछा जी कुल फायदा कितना हुआ? कहता जी एक तो 2 रुपए का डिविडेंड मिला, 25 का कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, तो रिटर्न हो गया 27, 2 जमा 25 27, 2 जमा 90 92, 140 और 5 145, 235।
91। अच्छा, लेकिन हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? RM। ओके, इंडियन पब्लिक ने टोटल कितना फायदा अपने आप को पहुंचाया पूरे साल में? 291 का। इंडियन पब्लिक ने शुरू में इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी? 1105 रुपए। %33.33%। क्या हमारी कोशिश कामयाब हुई? हम कहने में कामयाब हुए भाई, इतना पैसा आपने शुरू में लगाया था, इतना आपको फायदा हुआ पूरे साल में, तो आपका फायदा अगर हमने परसेंटेज में कैलकुलेट किया है, हम कुछ तो कहने में कामयाब हुए। आइए क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़े। क्या है क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट? पढ़िए, ये बताइए आप एक एक इन्वेस्टमेंट से कितने परसेंटेज कमाते हैं? ये तो आपने एवरेज आंसर दिया। अब आप ये बताइए ए लिमिटेड से कितना कमाते हैं, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड से, और CAPM अप्रोच अडॉप्ट करिएगा। ठीक है, आप लिखिएगा रिटर्न ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू ठीक है। अच्छा, RF क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 14%। बीटा क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 0.8। RM आपने कितना कैलकुलेट किया? 26.33%। आंसर बताएं, फिर से बताएं। 23.86%। RF है 14%। अच्छा, बी लिमिटेड का जो बीटा फैक्टर है वो कितना दे रखा है? 1.25। $29.41। सी लिमिटेड का बीटा फैक्टर बताएं। 1.50। %32.50। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स का बीटा फैक्टर 0.01। %14.12%। %14.12%। क्वेश्चन नंबर 24 अटेम्प्ट करने के बाद आप पिछले पेज पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा।
Please see question number 19. Page number 45, question number 19. A company has 12.5% debt capital of rupees 2000 crores. Equity capital of rupees 500 crores. Reserves and surplus of rupees 7500 crores. The return on tax-free government bonds is 11%. Beta is 1.06. Market rate is 18%. Tax rate is 30%. Net operating profit after tax of the company is rupees 2000 crores. और लास्ट में क्वेश्चन क्या कहता है? कंप्यूट EVA. अच्छा, अब एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए. EVA तो हम जानते नहीं ना क्या होता है, तो फिर अब तुम इसका आंसर दे नहीं सकते. छोड़ो इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो फिर. कंसीडर ए फर्म. क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए. कंसीडर ए फर्म दैट हैज एग्जिस्टिंग एसेट्स इन विच इट हैज कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ रुपीज 100 करोड़. The after tax operating income on assets in place is rupees 15 crores. The company has cost of capital of 10%. Estimate economic value added EVA of the firm. क्या फायदा हुआ? बस EVA की फुल फॉर्म पता चली. पहले उसने कहा EVA, अब वो कह रहे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. दो क्वेश्चन पढ़ लिए, बताओ इसी बारे. पेज नंबर 51 पर आइएगा. प्लीज कम टू पेज नंबर 51. क्या आपको इस पेज पर थ्योरेटिकल नोट नंबर 8 नजर आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. पढ़िए पढ़िए, जो भी लिखा हुआ पढ़िए. बहुत ज्यादा मुश्किल या लेंदी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बड़ी सीधी सी बात कही गई. चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 एक बार फिर से पढ़ें. पेज नंबर 45 पर वापस आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 20 एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. कंसीडर ए फर्म दैट हैज एग्जिस्टिंग एसेट्स इन विच इट हैज कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ रुपीज 100 करोड़. The after-tax operating income on assets in place is rupees 15 crores. The company has cost of capital of 10%. Estimate economic value added of the firm. तो आप एक काम करिए, आप लिखिएगा EVA is equal to लिखिएगा एक्चुअल आफ्टर टैक्स इनकम माइनस मिनिमम अर्निंग फॉर सर्वाइवल. आप असल में कितना कमाते हैं और आपको सरवाइव करने के लिए कम से कम कितना कमाना चाहिए, इसका जो डिफरेंस है ना, उसे कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. इस क्वेश्चन में लिखा है कि आपकी एक्चुअल इनकम है रुपीज 15 करोड़. यानी आप जो बिजनेस करते हैं, आपने उस बिजनेस से कमाया है 15 करोड़ रुपए. आप जो बिजनेस करते हैं, आपने उस बिजनेस से कमाया है 15 करोड़ रुपए. लेकिन बिजनेस में कैपिटल कितना लगा?
फिर से बताइए, 100 करोड़ रुपए। जिस आदमी ने आपको 100 करोड़ दिए हैं, क्या उसकी कोई मिनिमम एक्सपेक्टेशन है? 10%। उसने कहा जी मैं आपको 100 करोड़ देता हूं, मुझे इस पर चाहिए 10%। हमने कहा इसका मतलब ये हो गया 100 करोड़ का 10%, 10 करोड़। इसका मतलब हम अपने बिजनेस से जितना मर्जी क्यों ना कमाएं, उसमें से 10 करोड़ तो हमें बांटना ही पड़ेगा। 15 करोड़ मैं कमाता हूं, 10 करोड़ मुझे देना पड़ता है उस आदमी को कि जिसके पैसे पे मैं बिजनेस करता हूं। तो मेरी जेब में क्या बचा? इसे कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, 5 करोड़ रुपए। काफी आसानी से कैलकुलेट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़े। आइए क्वेश्चन नंबर 19 एक बार फिर से पढ़ लें। ओके, ए कंपनी हैज 12.5% डेप्ट कैपिटल ऑफ ₹2000 करोड़, इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹500 करोड़, रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ 7500 करोड़, रिटर्न ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज 11%, बीटा इज 1.06, मार्केट रेट इज 18%, टैक्स रेट इज 30%। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2000 करोड़, कंप्यूट ईवीए। फिर से फॉर्मूला लिखे, ईवीए इज इक्वल टू एक्चुअल आफ्टर टैक्स इनकम माइनस मिनिमम अर्निंग फॉर सर्वाइवल। बताइए क्वेश्चन में एक्चुअल आफ्टर टैक्स इनकम कितनी लिखी है? एक्चुअल आफ्टर टैक्स इनकम कितनी लिखी है? ₹2000 करोड़। $2000 करोड़ में से एक हिस्सा आपको बांटना होगा। कितना हिस्सा बांटना होगा यही तो हमको पता करना है। अच्छा बताइए, आपके बिजनेस में कैपिटल कितना है? 10,000 करोड़ रुपए। क्या है कि आपके बिजनेस में 2000 करोड़ का तो डेप्ट है, 500 करोड़ का तो इक्विटी का फेस वैल्यू है, और 7,500 करोड़ का इक्विटी का रिजर्व है। इसका मतलब आपके बिजनेस में 10,000 करोड़ का कैपिटल है। तो इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताइए। अब पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि आपने सारे रुपए एक ही आदमी से मांगे थे। अब एक ही आदमी से रुपए मांगो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताना आसान होता है। यहां पर आपने कुछ रुपए इससे मांगे, कुछ उससे मांगे। इसका मतलब अब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे बताएं? अब हमें कैलकुलेट करना होगा WAC से। चलिए लिखिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ WAC से। चलिए आइए WAC कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपके बिजनेस में इक्विटी कैपिटल की जो फेस वैल्यू है वो है 500 करोड़ रुपए। अच्छा, जो रिजर्व्स की फेस वैल्यू है वो है 7,500 करोड़ रुपए। अच्छा, जो डेप्ट कैपिटल है वो आपके बिजनेस में है 2,000 करोड़ रुपए।
तो आपके बिजनेस में टोटल कैपिटल हो गया 10,000 करोड़ रुपए। तो जी वेट हो गया 5%, 75% और 20%। इक्विटी शेयर होल्डर कहता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन के लिए ना तो आप CAPM अप्रोच अडॉप्ट कर लो। CAPM अप्रोच अडॉप्ट कर लेते तो RF बताएंगे क्वेश्चन में कितना है? 11%। अच्छा बीटा कितना है? 1.06 और मार्केट रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 18.42%। कॉस्ट ऑफ डेप्ट वैसे कितना है? 12.5% बिफोर टैक्स। टैक्स का रेट 30%। तो आफ्टर टैक्स बताएं? 8.75। आप लिखें 8.75%। 16.49%। आपके बिजनेस में 10,000 करोड़ का कैपिटल है। जिन्होंने 10,000 करोड़ दे रखे हैं उनकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। लिसन, उनकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, पर एवरेज कॉस्ट है 16.49%। तो आप लिखेंगे 16.49%। इतना कमाइए, उसमें से इतना बांट दीजिए। बच कितना गया? 351 करोड़। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो इसमें है ही नहीं। ठीक है ना? हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ओके, पेज नंबर 48, पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 31। पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आइएगा। पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 31। द R&G company has following capital structure। एक बार फिर से, द R&G company has following capital structure as on 31st March 2004, the proportion of which is always maintained। इसको अंडरलाइन करेगा, the proportion of which is always maintained। सबसे पहले लिखा है 13% डिवेंचर्स। 13% डिवेंचर्स कितना लिखा है? 3,60,000 लिखा ना। फिर लिखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना लिखा है? 1,20,000। फिर लिखा है इक्विटी कैपिटल, कितना लिखा है? 19,20,000। अब आप एक काम करिए, क्वेश्चन में डिवेंचर्स 3,60,000 लिखा है ना, तो 3,60,000 के ब्रैकेट में लिखिएगा 15%। क्वेश्चन में लिख दो 3,60,000 के ब्रैकेट में लिख दो 15%। प्रेफरेंस लिखा ना 1,20,000,
इसके ब्रैकेट में लिख दो 5%। 19,20,000 लिखा है ना, इसके ब्रैकेट में लिख दो 80%। तीनों का टोटल 100%। क्या ये मैंने ठीक लिखा है? ये हमने क्यों लिखा है? क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने हमें सावधान किया है कि आगे क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर निकालो, पर इस रेशो के साथ छेड़ाखानी मत करना। इस रेशो को मेंटेन करके रखना। मान लीजिए आपको 100 रुपए चाहिए, तो क्या पूरे 100 रुपए इक्विटी शेयर होल्डर से मांग सकते हैं? अगर आपने सारे इक्विटी शेयर होल्डर से मांग लिए, फिर तो रेशो खराब हो गया। तो इस क्वेश्चन को इस शर्त पर अटेम्प्ट किया जाएगा कि इस रेशो के साथ आप छेड़ाखानी नहीं करेंगे। द रेशो, लिसन प्लीज, द रेशो मस्ट बी मेंटेन्ड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। इसलिए यह बात इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द कंपनीज शेयर हैज करंट मार्केट प्राइस ऑफ ₹27.75 per share. Expected dividend per share in next year is 50% of 2004 EPS. The EPS of last 10 years is as follows. The past trends are expected to continue. ध्यान से देखिए, 1995 का ईपीएस कितना दे रखा है? 1 रुपया। 1996 का, ध्यान से देखिए, 1996 का 1 रुपये 12 पैसे। ये कोई भी कह देगा 1 रुपये का अगर 1 रुपये 12 पैसे बनाना है तो 12% ग्रोथ रेट होनी चाहिए। अच्छा, 1.12 के बाद 1.254, 1.405। मैं कहता हूं कि आप हर एक ईपीएस में 12% ऐड करते जाइए, आपको अगला ईपीएस मिलता चला जाएगा। आप हर एक में 12% ऐड करके देखिए, आपको अगला ईपीएस मिलता चला जाएगा। ये सब क्वेश्चन ने क्यों कहा है? क्वेश्चन असल में सीधा बोलना नहीं चाहता कि ग्रोथ रेट कितनी। क्वेश्चन कहता है खुद पता करो ग्रोथ रेट कितनी। अब ये तो फिर हमारे लिए बड़ी आसान कैलकुलेशन है, ऐसे तो हमने बड़े सारे क्वेश्चन अब करके देख लिया। चलिए इसका आंसर शुरू करें। हेडिंग डालें ग्रोथ रेट। आंसर शुरू करें, हेडिंग डालें ग्रोथ रेट, ब्रैकेट्स में लिखेगा जी, लिखेगा इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, it is observed that the amount of EPS in each year, the amount of EPS in each year, क्या है? अच्छा, किसी गाड़ी का नंबर है 2148, किसी गाड़ी का नंबर, अच्छा बोलना क्या है? हटा दी, गाड़ी हटा लीजिए। क्या लिखा आपने? इट इज ऑब्जर्व दैट द अमाउंट ऑफ ईपीएस इन ईच ईयर इज 12% मोर देन, is 12% more than the EPS of 12% more than the EPS of the preceding year. The preceding year. क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है? हर साल का EPS पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा है। Therefore, the growth rate in dividend, the growth rate in dividend is 12%. पहला काम हमने ग्रोथ रेट पर अपना कमेंट दे दिया है। ऑब्जर्वेशन की मदद से हमें पता चला है कि ग्रोथ रेट है 12%। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ना शुरू करें। द कंपनी कैन इश्यू, क्वेश्चन को पढ़िए, द कंपनी कैन इश्यू 14% न्यू डिवेंचर्स
द डिवेंचर इज करंटली सेलिंग एट ₹98, फेस वैल्यू ₹100. द न्यू प्रेफरेंस शेयर कैन बी इश्यूड एट नेट प्राइस ऑफ ₹9.80, फेस वैल्यू ₹10, पेइंग डिविडेंड ऑफ ₹1.20 per share. Tax rate is 50%. Number 1, calculate after tax cost A of new debt and new preference share capital, B of ordinary equity, assuming new equity comes from retained earning. तो आइए आंसर शुरू करते हैं. नंबर 1 A. चलिए फर्स्ट पॉइंट का आंसर दिया जाए, उसमें ए पॉइंट का आंसर दिया जाए. हमसे पूछा गया है नए डेप्ट की कॉस्ट बताएं. आप लिखिएगा के डी ब्रैकेट में लिखिएगा न्यू. अब ये बताइएगा इस क्वेश्चन में जो डेप्ट है वो रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है. क्या रिडम्पशन की डिटेल्स हैं? नहीं है, इसका मतलब वो इरिडीमेबल है. सिंपल सा फार्मूला है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय. अगर तो आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है एग्जिस्टिंग डेप्ट की तो मार्केट प्राइस लिख लो, नए की तो नेट प्रोसीड लिख लो. तो आपने लिखा नेट प्रोसीड. अच्छा, इस डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? ₹100. रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ₹14. टैक्स रेट 50%. अब आगे की बात सुनिए. अब सवाल ये उठता है कि ये डिवेंचर हमने कितने में इश्यू करा है. क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा हुआ. मान लीजिए हमने डिवेंचर 100 में इश्यू करा है, लेकिन अभी लिखेगा मत, पहले मेरी बात सुन लीजिए. मान लीजिए डिवेंचर हमने ₹100 में इश्यू किया. अच्छा, 14/100 इज 14%, 50% टैक्स सेव्ड, कॉस्ट इज 7%. कॉस्ट इज 7%. पर उसके लिए आपको यह मानना पड़ेगा कि नया डिवेंचर आपने ₹100 में इश्यू करा है. तो आंसर 7% है, हम भी मानते. पर मैंने सुना है आपका पुराना डिवेंचर बाजार में ₹98 में बिक रहा है. तो नया डिवेंचर 100 में इश्यू कर लोगे? मुश्किल काम नहीं. तो क्या करें फिर? नया डिवेंचर भी 98 में इश्यू करें. सिक्के का दूसरा पहलू हमें बताया जा रहा है कि जी पुराना डिवेंचर का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% है. अगर उसका मार्केट प्राइस 98 है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 13% है. आपने तो नया डिवेंचर 14% के रेट पर इश्यू करने की बात कही है. तो क्या यह हो सकता है कि इसका इश्यू प्राइस 100 ही रहे, पब्लिक ₹100 के रेट पर खरीद ले? क्वाइट पॉसिबल. करना क्या है बताओ? नया डिवेंचर 100 में इश्यू करना है या 98 में इश्यू करवाना है? मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों आंसर सही हैं, क्योंकि दोनों आंसर आपके असम्पशन पर बेस है. क्या है कि कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल हो ही ना. हम लोग क्या है, स्टॉक मार्केट कंडीशन को इतना बेहतर थोड़ी समझते हैं. इसलिए आपका आंसर आपके असम्पशन पर जाएगा. इसलिए मैंने कहा था भी इसको लिखना मत, पहले हम इस बात पर अपनी सोच जो है वो तय कर ले कि हमने आंसर को किस दिशा में लेके जाना. 98 पे इश्यू करवा दें, ठीक है. अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताएं. नीचे लिखें इट इज assumed that new debenture will be issued
it is assumed that new debenture will be issued at existing market price. New debenture will be issued at existing market price of rupees 98. अच्छा, यहीं पर क्वेश्चन कहता है एक काम और करिए, न्यू प्रेफरेंस कैपिटल की कॉस्ट कैलकुलेट कर दो, और यह भी इररिडीमेबल ही है। तो इसका फार्मूला तो हमने पहले पढ़ रखा है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय, अगर एग्जिस्टिंग है तो मार्केट प्राइस से डिवाइड करवा दो, न्यू है तो नेट प्रोसीड से डिवाइड करवा दो। ये सबसे आसान है क्योंकि इसमें क्लियर कट इंफॉर्मेशन है। डिविडेंड 1 रुपये 20 पैसे और नेट प्रोसीड 9 रुपये 80 पैसे, सीधा लिखा हुआ। कितना? 12.24%। फर्स्ट पॉइंट के ए पॉइंट का आंसर हो गया। अब आप फर्स्ट पॉइंट के बी पॉइंट पर आइए। वो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करो। हमें समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है, मतलब अंग्रेजी भाषा पर सिर्फ तरस खाया जा सकता है। देखो क्या कहता है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज्यूमिंग दैट न्यू इक्विटी कम्स फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। न्यू इक्विटी कम्स फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। सरप्राइजिंगली, मतलब ये क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, मतलब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यू इक्विटी कम्स फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। इस पर हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ना हमारे शब्दों को मत पकड़ा करो। हमारी आदत है हम ऐसे ही बोल दिया करते हैं, अब ऐसे मत करा करो भाई। आप ऐसे एक एक शब्द का लिटरल मीनिंग निकालोगे तो फिर हम कैसे बात को समझेंगे। हम आपको अंग्रेजी तो पढ़ा नहीं रहे ना भाई, आप हमारी भावनाओं को समझो। हम क्या कहना चाहते हैं, ये एग्जिस्टिंग की कॉस्ट कैलकुलेट करवानी है कि न्यू की? फिर रिटेन्ड अर्निंग का क्या मतलब है? फिर वो कहते हैं कि देखो भैया रिटेन्ड अर्निंग का पैसा लगना है, इसका मतलब आपसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा जा रहा है एग्जिस्टिंग का। भैया अब अगर ऐसी अंग्रेजी भाषा है तो इसका हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ना हर समस्या का हल नहीं है। अब इसकी लैंग्वेज भी मैं नहीं बदल सकता। समस्या होती है कि नहीं होती? मैं आपको बताता हूं, ये अंग्रेजी भाषा को लेकर ना हम बड़ी बड़ी समस्याओं में घिर जाते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं विदेश में गया हुआ था, तो फॉरेन कंट्री। तो क्या हुआ कि वहां मैंने, आप बात को जाते सुन लो, बीच में टोकोगे तो इसका मतलब जो है, जो वक्ता जो है ना, फिर उसको भी दर्द होता। तो क्या हुआ कि मैंने विदेश में अपने एक दोस्त के साथ एक फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया था। हुआ ये कि तय ये हुआ कि सिनेमा हॉल के बाहर मिलेंगे। 2 टिकट्स मेरे पास थी। दोस्त का फोन आया कि जी वो नहीं आना चाहता, तो मैंने फैसला किया एक काम करते हैं, मैं टिकट्स वापस लेता हूं, टिकट्स वापस करता हूं और मुझे पैसा वापस मिल जाना चाहिए। तो फिर मैं वो टिकट काउंटर पर गया और मैंने उसे कहा, एक्सक्यूज मी सर, द सिचुएशन इज दैट I had earlier purchased 2 tickets, one for me and the other one for my friend. Since he is not coming, I have therefore now decided to return both the tickets and get back my money. You are requested
टू डू द नीडफुल। जब मैंने इतना सब उसे कहा था तो वो अंग्रेजी। ये सुनने वालों का सही तरीका नहीं, इस तरीके से नहीं सुना जाता है ना। तो जब मैंने उससे इतना सब सुनाया तो कहता जी मुझे, उसने कुछ ऐसे बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसने कुछ ऐसा कहने की कोशिश करी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग, ऐसे पता नहीं क्या बोल रहा था, समझ नहीं आया मेरे। वैसे में यह अंग्रेजी बोल रहा है कि फ्रेंच में बात कर रहा है। ऐसे तो हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते भाई। अच्छा, मैंने एक बार फिर कोशिश करी। मैंने कहा आई फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। At the best, I am speaking in very plain and simple English language, and that too grammatically correct. I therefore consider the fact that you should understand what I am speaking. You get it from here. I am not able to understand that also. You get it from here. यार ये अच्छी परेशानी है। मतलब मेरे हिसाब से तो मैं बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा हूं, वो भी एकदम शुद्ध भाषा में, मतलब कहीं कोई त्रुटि नहीं, सारी बातें जो है एकदम सही सामंजस्य स्थापित करके कही जा रही, फिर भी समस्या फिर वही की वही, ठीक कि नहीं। इससे अच्छी बेहतर अंग्रेजी कोई क्या बोल सकता है भाई। अब इस समस्या से घिरा हुआ मैं बाहर इधर उधर भटक रहा था, तभी वहां मुझे मेरा एक पुराना स्टूडेंट मिल गया। मुझे देखते ही बोला, सर तुसी इत्थे किथे, तुसी इत्थे किथे, समझ रहे ना इसका मतलब, आप यहां कैसे, हाँ तुसी इत्थे किथे। अच्छा, ये जो मेरा स्टूडेंट है ना, ये जब इंडिया में था तो अंग्रेजी के पर्चे में ये हमेशा बाहरी समर्थन से पास होता था। अंग्रेजी के पर्चे की बात कर रहा हूं, जब तक बाहरी समर्थन ना मिले तब तक ये पास। बाहरी समर्थन का मतलब समझते ना आप सब लोग कितना अच्छा समझते हैं बाहरी समर्थन का मतलब क्या होता है। जैसे हमारा देश बाहरी समर्थन से चलता है, तो कई बार कई पर्चों में पास होने के लिए बाहरी समर्थन की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो मैंने इसे अपनी समस्या गिनाई, इसने मुझे उसका हल सुझाया। कहता अल्लाह एदिज हैवे की छोटी जी गल लगी, तुसी मैन दो हुणी मैं पहले के आंदा, हुणी मैं पहले के आंदा। तो ये साहब गए टिकट काउंटर पे, इन्होंने एक बात कही, पैसे मिल गए, इन्होंने कहा हे मैन टिकट बैक मनी बैक। बस पैसे आ गए। मैं हैरान हूं कितनी आसानी से पैसे आ गए बताओ। और जो मैंने इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा था उसका क्या बताओ। इस पैराग्राफ पे मुझे वो पैराग्राफ राइटिंग आते हैं, उसमें अच्छे खासे नंबर मिल सकते थे, इसको नंबर मिलेंगे नहीं, पर इसको पैसे मिल गए, मुझे पैसे मिलते नहीं, है कि नहीं। जहां अच्छी अंग्रेजी है वहां पैसा नहीं, और जहां पैसा है वहां अच्छी अंग्रेजी नहीं। पंजाबी भी है, तो बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इसलिए इस क्वेश्चन की अंग्रेजी भाषा की जो है, आप त्रुटियों को मत पकड़ी, जो है सो है। आप कैलकुलेट करते कॉस्ट ऑफ इक्विटी एग्जिस्टिंग, फार्मूला क्या लिखा जाए, B1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। अच्छा, आपने ग्रोथ रेट अभी अभी कैलकुलेट किया, एनालाइज करा है, ऑब्जर्व किया
कितना था? 12%। मार्केट प्राइस क्वेश्चन में कितना गिवन है? 27.75। रहा सवाल D1 का। D1 यानी क्या? नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड। क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, जहां मार्केट प्राइस लिखा है उसके आगे लिखा है 50% ऑफ ईयर 2004 EPS। 50% ऑफ ईयर 2004 EPS। वैसे 2004 का EPS कितना गिवन है? 2.773। उसका 50% बताएं। 1.3865। ये 1.3865 आप यहां पर लिखें। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताएं। 17%। 17%। मेरे ख्याल से फर्स्ट रिक्वायरमेंट को पूरी तरह डील किया जा चुका है। न्यू डेप्ट, न्यू प्रेफरेंस, एग्जिस्टिंग इक्विटी, सबकी कॉस्ट कैलकुलेट करी जा चुकी है। सेकंड पॉइंट पर आइएगा। प्लीज कम टू द सेकंड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। कंप्यूट, कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट है। हेडिंग डालिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब तक जब हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते थे तो हम बुक वैल्यू का कॉलम बनाते थे ना। अब आप उस कॉलम को छोड़ दीजिए। बुक वैल्यू के बगैर आप WMCC कैलकुलेट कर लेंगे? जिन क्वेश्चंस में बुक वैल्यू गिवन होता भी था, आप बुक वैल्यू की मदद से करते क्या थे? वेट निकालते। अगर हम आपको डायरेक्टली वेट बता दे तो बुक वैल्यू की जरूरत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पूरे क्वेश्चन में नए प्रोजेक्ट में कितने पैसे चाहिए ये लिखा कहां हुआ? कहीं लिखा ही? हाँ जी, आप लिखिएगा न्यू डेप्ट, न्यू प्रेफरेंस एंड रिटेन्ड अर्निंग। अगर आपको नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है तो पैसा आएगा कहां से? नया डेप्ट ले आते हैं, नया प्रेफरेंस ले आते हैं, पर नया इक्विटी मत लाओ। क्यों? क्योंकि वो पुराने इक्विटी का अच्छा खासा वो पैसा पड़ा हुआ है, पुराने इक्विटी का पैसा इस्तेमाल करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग, नया डेप्ट आप लेकर आइएगा 15%, नया प्रेफरेंस लेकर आइएगा 5%, एग्जिस्टिंग इक्विटी का पैसा इस्तेमाल करिएगा 80%। आप सारा पैसा एक आदमी से तो मांग नहीं सकते। आपने तो ये शुरू में कह दिया है कि इस रेशो को आप बदल नहीं सकते, इस रेशो में पैसों का इंतजाम करें। डिबेंचर होल्डर कहता है जी मेरी एक्सपेक्टेशन आप मान लो 7.14%, प्रेफरेंस वाले क्या कहते हैं 12.24%, और रिटेन्ड अर्निंग वाले क्या कहते हैं, ये रहा 17%। %15.28%. So this is the perfect answer to this question. और हमें बात पता चली जी बुक वैल्यू के बगैर भी कैलकुलेशन करी जा सकती। अगर आप हमें वेट बता दो ना
तो फिर हमें बुक वैल्यू की जरूरत भी नहीं। फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया, सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया। कम टू द थर्ड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट यही है, पॉइंट नंबर 3। चलिए आइए पॉइंट नंबर 3 पढ़ना शुरू करते। हाउ मच कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स must be sold? Assume that retained earning available for next year's investment are 50% of 2004 earning. तो इस कैलकुलेशन को सबसे ध्यान से समझने की जरूरत है। आप लिखिएगा retained earning per share इज इक्वल टू, एक्सप्लेनेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दिखेगा। रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर, क्वेश्चन ने खुद कहा है कि जो 2004 का ईपीएस है ना, उसका 50% अगर डिविडेंड होगा तो 50% रिटेन्ड अर्निंग भी होगा, ये लिखा है क्वेश्चन में। सो दिस इज 50% ऑफ 2004 ईपीएस। तो सेम अमाउंट 1.3865, दिस इज रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर, रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर। फिर आप लिखिएगा टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स, आपने लिखा टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स। वैसे इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 2 लाख। रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर 1.3865, टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स 2,77,300। ये कोई कैलकुलेशन मुश्किल तो नहीं है ना? अब आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनेगा, इसके ऊपर पूरा ये आंसर डिपेंडेंट है। मैं रिटेन्ड अर्निंग के पैसे को इस्तेमाल करना चाहता हूं और इसे इस्तेमाल करके मैं किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहता हूं। तो बताइए रिटेन्ड अर्निंग यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के इतने रुपयों को इस्तेमाल करके मैं कितने रुपयों की इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के इतने रुपयों को इस्तेमाल करके मैं कितने रुपयों की इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? सोचिए, इसके ऊपर आंसर डिपेंडेंट है। है कोई जवाब? यस, 3,46,625 और बड़ा सिंपल सा आंसर है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ये तय है कि मान लीजिए आपने कहीं 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी, तो क्या 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट में पूरा 100 रुपया इक्विटी का लग सकता है? नहीं लग सकता। इक्विटी का पैसा कितना लगेगा? 80%। बाकी 20% कहां से आएगा? लाएंगे 15% डिवेंचर होल्डर से लाएंगे, 5% प्रेफरेंस से लाएंगे। इसका मतलब अगर आपके पास इक्विटी के इतने रुपए हैं, समझो आपके 80% रुपयों का इंतजाम हो गया है कि नहीं? बाकी 20% बचा है, वो आप लेकर आइए, हमने आपको रोका थोड़ी है। अगर आपने सारा पैसा इक्विटी का लगा दिया तो क्या आप रेशो खराब करोगे? क्वेश्चन ने कहा कि रेशो को खराब नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। तो अगर मैं मान लो इतनी इन्वेस्टमेंट करता हूं तो इसका 80% कितना होता है? 2,77,300। दूसरे शब्दों में अगर ये 80% है तो 100% कितना हुआ? 3,4,6625। मैं फिर बता रहा हूं, इक्विटी से 80% पैसा लगवा दो,
डिबेंचर से 15%, प्रेफरेंस से 5%। इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है? 3,46,625 रुपए। आप यहां तक लिख चुके हैं? इसके नीचे लिखेगा we are given that equity financing must always be must always be 80% of total funds. Must always be 80% of total funds. Full stop. Hence, with available equity funds, hence with available equity funds of rupees 2,77,300, comma, the maximum investment that can be made, the maximum investment that can be made is, the maximum investment that can be made is rupees 2,77,300 divided by 80%. That is rupees 3,46,625. अभी भी जवाब आया नहीं है, बस एक पॉइंट और डिस्कस करना है, फिर जवाब आ जाएगा। मान लीजिए आपको रुपए इससे ज्यादा चाहिए, थोड़े रुपए कम पड़ रहे हैं। अगर आपको इससे ज्यादा रुपए चाहिए तब आपको क्या करना होगा? आपको रुपए इससे ज्यादा चाहिए, अब आपको क्या करना होगा? थोड़ा कोशिश करिए। हाँ, क्यों नहीं इक्विटी शेयर की इश्यू करने होंगे? क्योंकि इतने रुपए तक इक्विटी का इतना पैसा लग जाएगा, ये पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का है। इतने लेवल पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहेगा जी आपने तो मेरे सारे पैसे लगा दिए, अब मेरी जेब हो गई है खाली। हमने कहा आपकी जेब खाली हो गई, लेकिन हमको तो और रुपए चाहिए। अब एग्जिस्टिंग कहेगा मैं क्या कर सकता हूं, जाओ फिर अब तो नए से मांगो, मेरा तो सारा पैसा लगा दिया आपने। अब सवाल पड़ी, हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाउ मच कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी इश्यूड। कहना चाहता है क्वेश्चन, नए इक्विटी शेयर इश्यू करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हम नए इक्विटी शेयर इश्यू करने तक नहीं पहुंचना चाहते हैं, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पैसे से ही काम चलाना चाहते हैं। तो बताइए मैक्सिमम कितने रुपयों की इन्वेस्टमेंट हो सकती है? 3,46,625 रुपए। अगर आपका इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है, आपको नए इक्विटी शेयर इश्यू करने ही होंगे। क्या ये बात सही? सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का पैसा इस्तेमाल करने का इरादा है तो इससे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा छोड़ दीजिए। लिखेगा Therefore, maximum investment of rupees 3,46,625 can be made before the issue of new equity shares, before the issue of new equity shares।
लास्ट पॉइंट की तरफ आएगा। What will be the marginal cost of capital, cost of fund raised in excess of the amount calculated in part 3rd if the company can sell new ordinary shares to net rupees 20 per share, the cost of debt and preference capital is constant। सवाल यह है, हमें रुपए जी अब इससे ज्यादा चाहिए, अब फैसला हो गया इससे ज्यादा चाहिए, तो बताइए जो रुपए से ज्यादा चाहिए उसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी। हमने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर रुपए से ज्यादा चाहिए तो नया इक्विटी शेयर इशू करना होगा, या यूं कहे तो अब सब कुछ ही नया होगा। आपने अभी अभी तो नया डेप्ट, नया प्रेफरेंस पर पुराने इक्विटी से काम चलाया, अब आप पुराने इक्विटी को भी भूल जाओ, अब तीनों नए हो जाएंगे फिर। क्या जी बात सही? लिखिए इस बात को। इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स is more than 3,46,625, the marginal cost of capital, the marginal cost of capital of excess fund requirement, excess fund requirement is computed below। फिर से ये कॉलम से बनाइएगा। न्यू डेट, न्यू प्रेफरेंस, न्यू इक्विटी। अब आप इस आंसर से इस आंसर से कंपेयर कर रहे हैं, यहां कम से कम इक्विटी तो एग्जिस्टिंग था, अब तो इक्विटी भी नहीं आ गया क्योंकि पुरानी इक्विटी का पैसा तो खर्च हो गया सारा। वेट में लेकिन कोई चेंज नहीं हो सकता ना। नया डेप्ट कहेगा जी मेरी कॉस्ट तो आप कैलकुलेट कर चुके, नया प्रेफरेंस कहेगा मेरी कॉस्ट भी कैलकुलेट हो चुकी। लेकिन नए इक्विटी की कॉस्ट तो कैलकुलेट करनी होगी। D1 डिवाइडेड बाय NP प्लस G। आप ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल चुके हैं, लेकिन वो एग्जिस्टिंग की थी, बस आपको उसी तरीके से निकालना है, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। D1 और ग्रोथ रेट में तो आप कोई चेंज कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड ही तो है ये, कोई नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेशन थोड़ी हो गई है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, एग्जिस्टिंग कॉस्ट में तो मार्केट प्राइस था, अब न्यू कॉस्ट में मार्केट प्राइस नहीं होगा, नेट प्रोसीड होगा। अगर क्वेश्चन नेट प्रोसीड बता दे तो ठीक है, वरना फिर मुझे मार्केट प्राइस को मानना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में नेट प्रोसीड बताया गया है? बी सर 18.92%, सॉरी 93%। सिक्सटीन पॉइंट 83%, 16.83%। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो गया।
चलिए, उम्मीद है कि अगली क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा। लिसन प्लीज, एक मिनट। हाँ, कल की तो छुट्टी है, कल क्लास नहीं होगी, क्लास अब सीधा ट्यूसडे को है। लिसन प्लीज, थ्योरी के बारे में बड़े सारे स्टूडेंट पूछते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके एग्जाम में जो 16 नंबर की थ्योरी आनी है, उसमें से सिर्फ 2 चैप्टर अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो पूरी थ्योरी कवर होगी। सिर्फ 2 चैप्टर, कॉस्टिंग में 1 और एफएम में 1। प्रैक्टिकल इस बुक में से आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, पर थ्योरी की लगभग गारंटी है कि जी यही है, हमेशा से पूछी जाती रही है, अब भी पूछी जाएगी। 2 चैप्टर हैं 10-10 पेज के, मेरे ख्याल से थ्योरी की प्रॉब्लम यहां जाके सॉल्व होती। एफएम में आपको जो चैप्टर प्रिपेयर करना है वो आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। 10 पेज है कुल मिलाकर, इसी में से थ्योरी आएगी। और कॉस्टिंग में एक चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, उसी में से थ्योरी आएगी। आपको बाकी थ्योरी जनरली पढ़ के जानी, और जो थ्योरी आपको सीरियसली प्रिपेयर करके जानी है वो एफएम का एक चैप्टर, कॉस्टिंग का एक चैप्टर, और दोनों के चैप्टर का नाम क्या है, वहां इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थ्योरी की गारंटी है भाई, प्रैक्टिकल की कोई गारंटी नहीं।